नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। एक किताब जो आपको सिखाएगी इस बदलती हुई दुनिया में आप कैसे पैसे को कमाएं और पैसे से पैसे को कैसे बनाएं। आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का स्थायी स्रोत कैसे बनाएं, जिसके राइटर हैं बर्क हेजेस। तो आइए अब हम बुक को शुरू करते हैं। चलिए हम बुक को शुरू करते हैं। बर्क हेजेस की डेस्क से आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। राइटर के अनुसार मेरे पिताजी आज से 25 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद हैं मानो वे कल ही खेले गए हों। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे में प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहाँ शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को बिखरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज़ को स्थायी मानकर न चलें। एक बहुत प्यारी सी एक हेडिंग है जिसका नाम है एक ही दिन में राजा से रंक। तो आइए अब हम चलो इस चीज़ को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि एक ही दिन में राजा से रंक कैसे। तो कभी किसी चीज़ को स्थायी मानकर ना चलें। पिताजी 1959 का जिक्र करते थे जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी, जो आज के डॉलरों में कम से कम $200 मिलियन होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, कई फैक्ट्रियां, रसायन बनाने वाले कारखाने और कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे पिताजी खाली हाथ कोरे कपड़ों में भागकर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसाय को और बैंक खाते को जब्त कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सज़ा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को स्थायी मानकर चले थे। अतीत में देखने पर यह स्पष्ट नज़र आता है कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाज़ा गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो आइए अब अगली हेडिंग पे चलते हैं, पाइपलाइनों की चेतावनी। तो आइए पाइपलाइनों की चेतावनी क्या है। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनके वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कुछ नहीं थे। वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य सिद्धांत सिखाए थे कि सिखाने की पूरी कोशिश की, जिनकी बदौलत में 50 साल से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सका।
पिताजी अक्सर कर मुझे अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने का महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतने ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। मैंने पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। आज मैं तीव्र विकास करने वाले कई व्यवसायों का मालिक हूँ। विडंबना देखें, मेरी एक कंपनी इक्वाबोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच इक्वाबोर ज़मीन के नीचे पाइपलाइन बिछाती है। इन पाइपलाइनों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियों गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। इन नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपलाइनों का इस्तेमाल अपने साइबर ऑप्टिक केबलों के लिए करती हैं, जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। अगली हेडिंग है, मेरे अमीर डैडी, उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए उनके 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहते थे, आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइन हो उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने 2 युवकों की एक छोटी सी कहानी बताई। इन युवकों को 1 मील दूर झील से पानी लाकर गांव में पहुंचाने की नौकरी मिली और पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बनाने की सोची। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हुआ। कियोसाकी का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। इसमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों को आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाएं ताकि उनकी आमदनी की नदियां अलग अलग जगहों से आएं। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने प्रकाशक को इस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी, जिसे आप हाथ में थामे हुए हैं। अगली हेडिंग है, अपनी खुद की पाइपलाइनें बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई। उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं बना, न ही उनकी तरह मेरी नेटवर्थ अब तक $20 मिलियन हुई, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनों लोगों के जेब में पैसे पहुंचाकर उनके जीवन की चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं। एक तानाशाह ने मेरे पिताजी की जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता, सिर्फ हम ही खुद के जीवन की डोर को छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने का कदम नहीं उठाकर। आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी के जीवन के सबक लें, यह मानकर न चलें कि आने वाला कल भी आज जैसा होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनों को बनाना शुरू कर दें ताकि आने वाला कल आपके पास आपके जीवन की डोर बने। आगे क्या, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।